हेलो एवरीवन। साइंस 10,000 वन लाइनर फैक्ट पार्ट 2। कोशिका विभाजन के वन लाइनर फैक्ट देखते हैं हम। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? केंद्रक विभाजन की क्रिया कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। समसूत्री विभाजन मिटोसिस क्या होता है? ये कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है? जिसे मियोसिस कहा जाता है। ये लैंगिक या जनन कोशिका में होता है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि समसूत्री विभाजन जिसे मिटोसिस कहते हैं ये कायिक कोशिका में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मेयोसिस कहते हैं ये लैंगिक कोशिकाओं में होता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। असूत्री विभाजन किन में होता है? तो ये जीवाणुओं में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? इसकी खोज वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? ये फॉर्मर व भूरे ने करी थी। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, है ना, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं डार्विन की, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये अति महत्वपूर्ण है, डार्विन ने दिया था ये। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? वो पुनः डार्विन ही विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब अनुवांशिकी पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर। अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता प्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्हें आपने मेंडल भी सामान्य तौर पर बुक्स में पढ़ा होगा। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। ये क्वेश्चन कई सारे पेपर्स में आ चुका है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स किसने कहा था? तो डब्ल्यू वॉटसन ने ये कहा था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है? तो अनुवांशिकी की मूल इकाई जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलहेलम जोहानसेन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीन कहाँ पर स्थित होते हैं? तो जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। एक जीन का एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एक जीन का एंजाइम इसे वीडल और टैटम ने प्रतिपादित किया था। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। अगला है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। अब गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम पर कुछ अति महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। अनुवांशिकी गुणों का वाहक कौन होते हैं? तो ये गुणसूत्र ही होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो ये स्ट्रॉस बर्गन ने की थी। अब कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र शब्द का नामकरण यह किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसमें? तो वर्ल्डेयर ने 1888 में उपयोग किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ में। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो ये गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो कि टोटल कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे, क्योंकि एक जोड़े में 2 गुणसूत्र हैं। लिंग गुणसूत्र क्या कहलाता है? तो ये 23वां जोड़ा जो होता है इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष व स्त्री जोन में संघटक क्या क्या होते हैं? तो पुरुष में एक्स और वाई क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, और महिला में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं या एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में 23वां जोड़ा क्या होता है गुणसूत्रों का? तो ये एक्स और वाई होता है, और वहीं महिलाओं में जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स एक्स होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मानवों में पिता के गुणसूत्र यानी कि जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, उसके द्वारा होता है। यदि पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिलेगा तो जो गर्ल चाइल्ड होगी, और यदि एक्स और वाई मिलेंगे तो
बेबी बॉय होगा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो लड़का क्या प्राप्त करेगा? 22+y। न्यूक्लियक अम्ल पर कुछ अति महत्वपूर्ण वन लाइनर। अब न्यूक्लियक अम्ल की खोज किसने की थी? तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक मिशर, इनके द्वारा 1869 में की गई थी। न्यूक्लियक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड से होता है। दो न्यूक्लियक अम्ल कौन कौन से हैं? तो एक आरएनए है और दूसरा डीएनए है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आरएनए के फुल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? राइबो न्यूक्लियक एसिड। वहीं डीएनए के फुल फॉर्म की हम बात करें तो ये क्या होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में दिया गया था। एक बार फिर से कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में। अगला, वॉटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था उन्हें 1962 में, जो उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था 1953 में उसके लिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें 1962 में। किस चीज़ के लिए मिला है? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के लिए, जो कि उन्होंने 1953 में दी थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले ये हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट करते हैं हम, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या होती है? तो ये डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पर उपस्थित है भारत में? तो ये हैदराबाद में उपस्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी हैदराबाद में है। तो हैदराबाद में दो चीज़ें याद रखनी है, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र है, दूसरा सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, ये दोनों हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आरएनए का संश्लेषण होता है, किससे होता है? ये डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोस में। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस है। केंद्रक में डीएनए का कितने प्रतिशत अंश होता है? मात्र 10%। डीएनए का बहुलक क्या है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, बहुत सिंपल शब्दों में। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए देता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं किससे? हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती हैं। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यदि आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस और क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? अब अगले जो वन लाइनर हैं वनस्पति विज्ञान पर हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। वनस्पति जगत का बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा कहलाता है। थैलोफाइटा समूह का जो पौधा होता है वो क्या है? सुकाए। सबसे सरल स्थानीय पौधा समूह कौन सा है? बायोफ्राइटा है ये। प्रथम स्थलीय पौधा किसे माना जाता है? तो ब्रायोफ्राइटा को ही प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? तो डाइसोनिया जो है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा माना जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? तो जूओप्स जो होता है ये सबसे छोटा ब्रायोफाइटा माना जाता है। संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव किसमें होता है? तो ये ब्रायोफाइटा में ही होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्रायोफाइटा।
टेरिडोफाइटा समूह के पौधे कहाँ पर उगते हैं? तो टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं ये नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन है? तो ये एजोला है। यहाँ पर हमारे आज की क्लास जो है ये पार्ट 2 खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।